हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका ट्राइबल अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कैसे हमारी कंट्री के एक बहुत बड़े सेक्शन जिनको कहा जाता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, उनकी क्या इश्यूज हैं, क्या कंडीशन रही हैं और हाल ही में हाउस पैनल ने जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की है उनकी कंडीशन के बारे में, उनके वेलफेयर स्टेट के बारे में, उनके लिए मेजर्स लेने के बारे में बहुत क्रिटिकल रही है इस बात की कि इंडिपेंडेंस से पहले हो या इंडिपेंडेंस से बाद हो, अभी तक इंडिया ने इन सभी कम्युनिटीज के लिए जिनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से भी ज्यादा है, उनके लिए शायद उतने मेजर्स नहीं लिए। इसकी वजह से आज भी वो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड, अनसर्व्ड ऐसी कैटेगरीज माने जाते हैं जिनको तरह तरह का बायस और एक्सप्लॉइटेशन या उनको तरह तरह का डेप्रिवेशन आज भी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होते हैं। और हाल ही में हाउस पैनल की जो रिपोर्ट है जो बहुत क्रिटिकल देखी गई है, उनके डेवलपमेंट को लेके, हमारे प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन को लेके, फॉर्मुलेशन को लेके, या उनके वेलफेयर के लिए जो सेटअप अभी तक हमने बनाया है अपनी गवर्नेंस सिस्टम का, वो किस तरीके से एक फेलियर के तौर पे ज्यादा देखा जाता है, बजाय इसके कि उन सभी स्कीम्स को फॉर्मुलेट करे, उन तक वो इफेक्टिवली पहुंचाए। किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा लिंक हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो लास्ट वीक जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो हमारी फंक्शनिंग है हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, खासतौर से ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं, बनाए जाने चाहिए डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। क्या है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्या है नोमैडिक ट्राइब्स, क्या है सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझते हैं। ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अगर आप हमारे सोशल सिस्टम में देखें, आज हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में देखें, तो आज की डेट में भी इतने साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, सबसे वनरेबल, सबसे डिप्राइव्ड, सबसे अनप्रिविलेज्ड क्लास, कास्ट जिनको माना जाता है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, आप सोचेंगे डी नोटिफाइड, क्या डी नोटिफाई, किसने डी नोटिफाई किया, क्यों डी नोटिफाई किया। सो डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको नोटिफाई किया ये कहते हुए कि ये बचपन से ही, ये बाय बर्थ ही क्रिमिनल हैं, और ऐसा किया हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने 19वीं सेंचुरी खासतौर से पहला एक्ट बनाया सिर्फ ऐसे ट्राइब्स को कंटेन करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको स्टैंप करने के लिए कि आप तो बचपन से ही बाय बर्थ यू आर बोर्न क्रिमिनल, मतलब आप पैदा हुए हैं, आपको पता भी नहीं कि आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, और उसी वक्त अगर आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाए कि तो शुरुआत से ही एक क्रिमिनल है, तो कैसा लगेगा आपको, कैसे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, कैसे आपको अपने डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहना पड़ जाएगा। और ऐसे ट्राइब्स के साथ डील करने के लिए, या मैं कहूंगा उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ब्रिटिशर्स ने 1871 में द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को इंप्लीमेंट किया। जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, उनको डिफाइन किया जाता है कि ऐसी कम्युनिटीज जो एक जगह रहती नहीं है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह से, तीसरी जगह से चौथी जगह लगातार मूव करती चली जाती हैं। तो डी नोटिफाइड मतलब ऐसे ट्राइब्स जिनको ब्रिटिशर्स ने नोटिफाई किया एज बाय बर्थ क्रिमिनल, बोर्न क्रिमिनल। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1951-52 में इस पूरे इश्यू को फिर से देखा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि ये जो नोटिफाई इनको किया गया था कि बाय बर्थ ही आप क्रिमिनल हैं, जिंदगी भर आप क्रिमिनल ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कंडक्ट कैरी आउट कर लें, क्योंकि आपको स्टीरियोटाइप करके एक ठप्पा लगा दिया परमानेंटली आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर, आपकी पूरी कम्युनिटी के ऊपर। तो ऐसे ट्राइब्स को 1951-52 में डी नोटिफाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि बहुत गलत है कि बाय बर्थ आप कैसे लाइफ टाइम का ठप्पा किसी के ऊपर आप लगा देंगे। इसीलिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको नोटिफाई किया, 1951-52 में इंडिपेंडेंट इंडिया में उनको डी नोटिफाई किया गया, इसलिए आज उनको कहा जाता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और नोमैडिक नाम से आप समझ सकते हैं, सेमी नोमैडिक वो भी आप नाम से समझ सकते हैं। नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़,
जो घूमते रहते हो, एक जगह रुकते ना हो, ऐसे ट्राइब्स who are always on move from one place to another rather than living at one place all the time. और इन सभी के इश्यूज को केटर करने के लिए 2006 में एक मेजर स्टेप आप समझ सकते हैं जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने एनसीडीएनटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया। और एनसीडीएनटी का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, और इसके हेड रहे बालाकृष्णा सिद्धराम रिंके। उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की 2008 में, और बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट, बड़ी हार्ट रेंचिंग रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि एक आईनी है कि ऐसे ट्राइब्स अभी तक, मतलब 2006-2008 की हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की नजर से भी छूट गए, इग्नोर हो गए, और आज तक भी किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट उनको मिल जाए, अफर्मेटिव एक्शन उनको मिल जाए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को मिलता है, ऐसा कोई सिस्टम आज तक हम डेवलप नहीं कर पाए। ऐसी सेट ऑफ कम्युनिटीज जो डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, जो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी से भी कहीं ज्यादा डिप्राइव्ड हों, कहीं ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हों, कहीं ज्यादा अनसर्व्ड हों, आज तक भी हम कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम उनके लिए डेवलप नहीं कर पाए। रेनके कमीशन के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 2001 के सेंसस के हिसाब से आके गई 10.74 करोड़। इसके बाद 2006-2008 की इस कमीशन और रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट मेजर स्टडी हुई फरवरी 2014 में, जब एक और नई कमीशन बनाई गई और उसको मैंडेट दिया गया कि आप स्टेट वाइज लिस्ट बनाइए कि हर स्टेट में ऐसे कौन कौन से डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन है। और उन्होंने जनवरी 8, 2018 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कंट्री वाइड आज भी रफली, मतलब 2018 में 1262 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की कैटेगरी में आती हैं। इनमें से कुछ कम्युनिटीज तो या तो शेड्यूल कास्ट, या तो शेड्यूल ट्राइब, या ओबीसी कैटेगरी में ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुकी हैं, लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो किसी भी अफर्मेटिव एक्शन की कैटेगरी या कास्ट में कैटेगराइज नहीं हुई हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में अभी पब्लिश की गई है, सबमिट की गई है, उन्होंने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के स्टेटमेंट को कोट किया है, और उसके हिसाब से आज की तारीख में भी 269 से ज्यादा ऐसी डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं जो ऐसी किसी भी रिजर्व कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा पुअर है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई रिजर्वेशन, कोई अफर्मेटिव एक्शन ऐसा उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और ऐसी कम्युनिटीज ज्यादातर इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है, साथ ही साथ उन तक पहुंचना मुश्किल है, साथ ही साथ उनकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, कोई लीडर नहीं है। और क्या फाइंडिंग्स हैं इस स्टैंडिंग कमेटी जिन्होंने अभी पार्लियामेंट में अपनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को सबमिट किया है। जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको हेड किया है बीजेपी एमपी श्रीमती रामा देवी जी द्वारा, और ये 31st जो रिपोर्ट है इस स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट में लास्ट वीक जो पब्लिश की गई है, सबमिट की गई है, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसमें दिया है। उन्होंने कहा कि जो कमिटी है जब अपनी पूरी स्टडी कर रहे थे तो उनको बड़ा दुख हुआ, दे फेल्ट वेरी सैड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, द वे थिंग्स आर गोइंग फॉर डीएनटी ट्राइब्स। उन्होंने कहा कि डीएनटी कम्युनिटीज के लिए जो हमारी स्कीम्स हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, जिनको फॉर्मुलेट किया जाता है उनकी कोचिंग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके लाइवलीहुड को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कि आप अपने होम्स को कंस्ट्रक्ट करवा पाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर्टिकुलरली डीएनटी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, जिसका आउटले रखा गया रफली 200 करोड़ फ्रॉम 2021 टू 2025, मतलब 5 साल के लिए रफली 200 करोड़ एलोकेट किए गए। लेकिन 2021-22 मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने एक सिंगल पैसा भी खर्च नहीं किया है डीएनटी कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए। इसके अलावा अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 2022-23, उसमें भी पहले 50 करोड़ का बजट था, उसको घटा के 28 करोड़ ही कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया 200 करोड़ का, एक पूरा साल निकलने के बाद भी डिपार्टमेंट ने कुछ उसमें से खर्च नहीं किया। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्लान है बहुत कम, मतलब रफली 10.6 करोड़ पॉपुलेशन जिसकी रही हो,
2001 के सेंसस के हिसाब से अब हो सकता है 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ हो, और सिर्फ आप 28 करोड़ स्पेंड करने का टारगेट करें 2022-23 में। इस बात को लेके जो स्टैंडिंग कमिटी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने बड़ा ही स्कैथिंग रिमार्क उसमें दिया है। कमिटी ने यह भी कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने पहले से बहुत डिले कर दिया है स्कीम्स फॉर्मुलेट करने में डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए। इसके अलावा जो DWB DNC बोर्ड बनाया गया 2006 में, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, उसकी फंक्शनिंग को लेकर भी स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा कि अभी रफली 269 ऐसे डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी SC ST या OBC कैटेगरीज में नहीं आती हैं। लेकिन अब फाइनली इतने पुश के बाद ये जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज है, DWB DNC, ये अब इस प्रोसेस को रोल कर रहा है कि किस तरीके से इनको भी इन रिजर्व कैटेगरी में लाया जाए ताकि इनको अफर्मेटिव एक्शन का, रिजर्वेशन का फायदा मिल सके, ताकि अपनी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को वो अचीव करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कमिटी ने यह भी कहा कि हम बड़े सरप्राइज हैं कि डिपार्टमेंट ने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि किस तरीके से कौन कौन से नेसेसरी एक्शंस हो, किन किन कास्ट को किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस किया जाए ताकि उनको इन बेनिफिट्स को दिया जा सके। अभी तक भी सिर्फ उस पर डिस्कशन ही हो रहा है, कोई फाइनल डिसीजन अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस नहीं पहुंच पाए हैं। बड़ी ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू DNT कम्युनिटीज। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, जिसको DWB DNC भी कहा जाता है। कमीशन ने जब 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने रेकमेंड किया कि एक परमानेंट कमीशन हमें बनानी चाहिए इन सभी कम्युनिटीज की नीड्स को कैसे केटर किया जा सके, क्योंकि रफली 11 करोड़ जो 2001 में थे अब हो सकता है रफली 15 करोड़ हो गए हों। एक लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म रहा कि परमानेंट कमीशन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारी DNT जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो SC ST या OBC कास्ट में या क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड हैं। इसकी वजह से परमानेंट कमीशन अगर हम बनाएंगे तो ये जो ऑलरेडी मैंडेट है एग्जिस्टिंग कमीशंस का, जैसे SCs के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, STs के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, OBCs के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इनको जो मैंडेट दिया हुआ है उसके एडिशन अगर हम सिर्फ इनके लिए एक परमानेंट कमीशन बनाएंगे तो इनके मैंडेट के ऊपर वो इंफ्रिंज करना शुरू कर देगा या इनको एनक्रोच करना शुरू कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में कि अलग से कमीशन, परमानेंट कमीशन बनाने के बजाय हम एक बोर्ड बनाएंगे, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, DWB DNC। और इसका मैंडेट होगा कि इसको पहले तो स्टैब्लिश किया जाएगा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, और यह वर्क करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। और इसका सोल मैंडेट होगा, सिर्फ एक ही काम होगा कि किस तरीके से जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं DNT कम्युनिटीज के लिए उनको फॉर्मुलेट करें और उनको इंप्लीमेंट करवाएं। एंड फाइनली February 21, 2019 में इस DWB DNC बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उनके फर्स्ट चेयरमैन रहे बीकू रामजी इरादे। कमिटी ने यह भी कहा कि नीति आयोग भी इसमें बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोसेस को कि हम आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, कौन से नोमैडिक ट्राइब्स हैं, कौन से सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, कौन से DNCs हैं, इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कई सारी एथनोग्राफिक स्टडीज को लॉन्च किया गया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी विद ए बजट ऑफ रफली 2.26 करोड़। मार्च 30, 2022 में DOPT ने भी DWB DNC जो बोर्ड है इनके वेलफेयर के लिए, उसमें कंसल्टेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को अप्रिशिएट करती है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत कुछ इतने पिछले डिकेड्स में नहीं किया गया है, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई। पहली बात बोर्ड बना, कंसल्टेंट्स लाए जा रहे हैं, नीति आयोग अपना काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज में अब आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई किया जा रहा है। थोड़ा सा इनकी डेप्रिवेशन की हिस्ट्री को भी समझ लिया जाए। बड़ी लंबी हिस्ट्री है इनकी। सोचिए, जिनके लिए अलग से ब्रिटिशर्स ने 1871 में एक्ट बना दिया हो इनसे डील करने के लिए, तो वहीं से इनका ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट प्रोसेस शुरू होती नजर आती है। तो इनकी हिस्ट्री सबसे पहले शुरुआत हुई कॉलोनियल रूल से, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में भी शायद हम उनके लिए उतना नहीं कर पाए जितना हो सकता है बाकी सारी कम्युनिटीज के लिए
एज ए कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स के थ्रू हम बहुत सारी स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन को, रिजर्वेशन को वहां तक पहुंचा पाए। जैसे रेंके कमीशन 2006-2008 की स्टडी के हिसाब से इसका एक बड़ा रीजन यह है कि ये जो कम्युनिटीज हैं पॉलिटिकली शायद उतनी वोकल नहीं है, और डेमोक्रेसी में जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक शायद कोई उसको नोटिस ना करे। इसका मतलब ये अपनी जो डिमांड्स हैं उनको कॉन्क्रीटली नहीं रख पाते गवर्नमेंट के सामने। इनकी जो लीडरशिप है वोकल नहीं है, वॉइस उसकी नहीं है। इसके अलावा किसी बड़े नेशनल लीडरशिप की इनको पैट्रोनेज नहीं है। तो जब तक दिल्ली तक ऊपर तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक शायद किसी को पता भी ना हो कि डीएनटी कम्युनिटीज भी होती हैं। मैं आपसे सच कहूंगा, एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसको पढ़ने से पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटीज आज भी हमारे वेलफेयर नेट से काफी हद तक बाहर हैं। कई सारी कमीशंस बनी, कई सारी कमिटीज बनी इंडिपेंडेंस के बाद, और उन सभी ने क्या इश्यूज हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को अवगत कराया। जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947 में बनाई गई और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अभी उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अनंत श्याम अयंगर कमेटी 1949, और इसको जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है जिसको रिपील किया गया था, मतलब जो नोटिफाइड ट्राइब्स थे उनको रिपील किया गया, डी नोटिफाई किया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के थ्रू 1951-52। उसके बेसिस में 1949 में एक और कमेटी बनी। फिर बड़ी फेमस कमेटी काका कीलकर कमीशन, जिसको फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी कहा जाता है, जो बनी 1953 में। इसके बाद 1965 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसके लिए कि आप जो एससीज हैं, एसटीज हैं, उनकी लिस्ट को रिवाइज करने के लिए, और इसके चेयरमैन रहे बीएन लोका, और उन्होंने भी जो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इसके बारे में काफी रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में दिया। उसके बाद जो बीपी मंडल कमीशन है ओबीसीज के लिए 1980s में जो बनी, उन्होंने भी इस इश्यू को बड़ी मजबूती के साथ रेज किया, उठाया। इसके अलावा एक नेशनल कमीशन बनाई गई टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन रहे जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, और अपनी 2002 की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली क्रिटिकल उन्होंने कहा कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज हैं अभी भी बहुत गलत तरीके से स्टिग्मेटाइज्ड हैं। आज भी क्राइम प्रोन उनको समझा जाता है। आज भी हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके हाथों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। और ये चाहे लॉ एंड ऑर्डर या रिप्रेजेंटेटिव्स हो या सोसाइटी इन जनरल हो, सभी उनको बहुत बायस तरीके से, एथनोसेंट्रिक तरीके से, कि अपनी जो कल्चर है उसी के हिसाब से उनका कल्चर भी आंकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, जिसकी वजह से वो अभी भी सबसे ज्यादा मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में आज भी इतने साल, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी उनके लिए बहुत कुछ हम नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट है इस परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की। बड़ा सेंसिटिव इशू उठाया है, बट द गुड न्यूज इज कि गवर्नमेंट ने फाइनली 2006, 2014, 2018, 2019 में बोर्ड बनाया गया, नीति आयोग अपना काम कर रहा है, कंसल्टेंट्स रिक्रूट किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया गया है, और साथ ही साथ इस बारे में भी काम किया जा रहा है कि कैसे इनको एससीज, एसटीज और ओबीसीज में क्लासिफाई किया जाए ताकि उन सब का बेनिफिट भी इन तक पहुंच सके। मैं यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ और बहुत जल्दी करने की कोशिश यह जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन, रफली 10+ करोड़, हो सकता है 15 करोड़ के आसपास जिसकी पॉपुलेशन हो, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतनी लार्ज हमारी पॉपुलेशन डिप्राइव्ड रह जाए या वेलफेयर पॉलिसीज उन तक ना पहुंच पाए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।